ली युआन वेंशी को हॉस्पिटल में देखता है तो कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, जिसके बाद वो उसके पीछे जाता है और उसे बुलाता है तो वेंशी उसे देखकर डीएनए रिपोर्ट्स छुपा देती है। ली युआन कहता है कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, क्या तुम बीमार हो? वेंशी कहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखो। ली युआन कहता है कि जो तुम्हारी जान बचाता है उसके साथ तुम ऐसे ही ट्रीट करती हो। वेंशी कहती है तो क्या तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊँ? ली युआन कहता है कि आज क्या हो गया है तुम्हें? वेंशी कहती है कि कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये कहते ही वो जा रही होती है तो ली युआन उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मानशू की प्रेगनेंसी के बारे में जानती हो, तभी तुम्हारा मूड ऑफ है। वो बच्चा मेरा नहीं है, मैंने मानशू को साफ साफ कह दिया है कि उस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं। वेंशी कहती है कि सेंटिमेंटल होना बंद कर दो, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। ये कहते ही जाने लगती है पर ली युआन जाने नहीं देता और कहता है कि जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनोगी तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वेंशी कहती है कि तुम एक कमीने इंसान हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझ आई मेरी बात? तभी वहाँ यी फेंग आता है। उसे देखकर ली युआन वेंशी का हाथ छोड़ देता है। यी फेंग पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ली युआन कहता है कि कुछ नहीं, मैंने वेंशी को यहाँ देखा तो बस थोड़ी बातें कर ली हमने। यी फेंग वेंशी से पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी? मैं पूरी रात तुम्हारे लिए काफी परेशान रहा। वेंशी कहती है कि तुमने जो मुझसे कहा था क्या तुम्हें वो याद है? यी फेंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वेंशी कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। यी फेंग तो खुश होता है पर ली युआन गुस्से से लाल हो जाता है। यी फेंग वेंशी से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ और इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर ली युआन से कहता है कि सुना तुमने इसने मुझसे क्या कहा? ली युआन कहता है मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। यी फेंग कहता है कि चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं तो वेंशी कहती है कोई जरूरत नहीं। फिर कहती है कि शू भी अकेला है, वो डर जाएगा। ली युआन समझ जाता है कि वेंशी उसकी वजह से ना कह रही है तो वो कहता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम दोनों एंजॉय करो। ये कहते ही वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ली युआन की मॉम उससे मिलने आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? मानशू प्रेग्नेंट है ना, अगर जी फैमिली ने कॉल ना की होती तो मुझे ये बात कभी पता नहीं चलती। ली युआन कहता है तो आप यहाँ यही पूछने आई हो? मॉम कहती है और नहीं तो क्या, और सिर्फ इतना ही नहीं शादी के बारे में भी बात करनी है। 5 साल पहले जो तुमने किया क्या तुम वो भूल गए? वो लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, अब तुम्हें उसे अपना नाम देना होगा। ली युआन को वेंशी की बात याद आती है जब उसने यी फेंग का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। मॉम कहती है कि तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार हैं और ज्यादा समय तक नहीं जी सकते, उनकी लास्ट विश है तुम्हारी शादी देखना। मानशू ली फैमिली को एक वंश देने वाली है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तो ली युआन कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, आप शादी की तैयारियाँ करें। यी फेंग वेंशी को बताता है कि मानशू और ली युआन शादी कर रहे हैं। वेंशी हैरान होती है तो यी फेंग कहता है ली युआन शादी कर रहा है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, चलो मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाने ले चलता हूँ। जिसके बाद वो उसे अपनी मॉम से मिलवाने ले आता है। वेंशी घबरा रही होती है तो यी फेंग कहता है कि घबराओ मत, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी मॉम तुम्हें जरूर पसंद करेंगी। यी फेंग की मॉम आती है, वो वेंशी को देखकर ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही। यी फेंग मॉम को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मॉम कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सीधा टॉपिक पर आते हैं। यी फेंग ने बताया तुम अब्रॉड गई थी स्टडी के लिए, क्या तुमने ग्रेजुएशन कर ली? वेंशी कहती है वो बहुत पहले ही कर ली। मॉम कहती है कि बच्चे के होते हुए पढ़ना मुश्किल काम है ना। यी फेंग कहता है मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हो, मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक पर कोई बात मत करना। मॉम कहती है कि क्या हो गया, मैं तो बस इससे बात करी थी। फिर कहती है कि मैं फ्रूट्स लाना भूल गई, तुम जाकर ले आओ। यी फेंग कहता है कि कौन से फ्रूट्स? मॉम उसे आंखें दिखाकर जाने का कहती है। यी फेंग के जाने के बाद मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी पूरी कुंडली निकलवाई है, सच बताऊं तो तुम जैसी लड़की का मेरे बेटे के साथ होना इससे मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। तुम मेरे बेटे को कैसे सिड्यूस कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यी फेंग को खुश कर पाओगी? मैंने तुम जैसी घिरी हुई लड़कियां बहुत देखी हैं। तो वेंशी कहती है ठीक है मैं यी फेंग को छोड़ दूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। यी फेंग आता है तो देखता है कि वेंशी नहीं है तो वो मॉम से उसके बारे में पूछता है। मॉम कहती है कि वो चली गई। यी फेंग कहता है चली गई, वो भी अचानक? मॉम आपने उससे कुछ कहा क्या?
मॉम कहती है कि मैं उसे क्या कहूँगी, उसे किसी की कॉल आई और चली गई, बाय भी नहीं कहा मुझे, तुम उस लड़की के साथ नहीं रह सकते। यी फेंग समझ जाता है कि मॉम ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, तो वो भागते हुए वेंशी के पास जाता है। वेंशी रोते हुए जा रही होती है तो यी फेंग उसे रोक कर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें कुछ कहा? वेंशी कहती है नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा और मैंने अपना इरादा बदल दिया है। सॉरी यी फेंग, चलो ब्रेकअप करते हैं। यी फेंग कहता है जरूर, मेरी मॉम ने तुमसे कुछ कहा है वरना तुम ब्रेकअप नहीं करती, चलो उनके पास चलते हैं। तो वेंशी कहती है एक्चुअली मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं बस शूवी के लिए तुमसे शादी कर रही थी। यी फेंग बेचारा शॉक्ड हो जाता है। वेंशी सॉरी कहकर चली जाती है। यी फेंग मॉम के पास आता है और पूछता है कि आपने वेंशी से ऐसा क्या कहा कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर मॉम खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें उससे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है। उस जैसी घटिया लड़की से शादी करना तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग नहीं है लेकिन मेरे लिए है। यी फेंग कहता है कि क्या आपने वेंशी से भी यही सब कहा, उसे बुरा लगा होगा। मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता कि उसे बुरा लगा या नहीं, वैसे भी मैंने जो कहा सच ही कहा। बेटा, उस जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। यी फेंग कहता है क्या होगा अगर मैं उसे शादी कर लूं तो? मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हें फैमिली प्रॉपर्टी से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यी फेंग कहता है मुझे चाहिए भी नहीं। ये कहते ही वो चला जाता है। वेंशी घर आती है तो देखती है कि डैड जमीन पर बेहोश पड़े हैं, तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर बताता है कि खून जमा होने की वजह से वो कोमा में चले गए हैं और उनकी हालत बहुत सीरियस है, जल्द ही इनकी सर्जरी करनी होगी, पर सर्जरी होने के बाद उनके होश में आने के 50% चांस हैं। वेंशी अब पूरी तरह से अकेली हो गई है। यी फेंग की मॉम की वजह से उसने यी फेंग को छोड़ दिया और ली युआन भी वेंशी से शादी कर रहा है। उसके पास सिर्फ उसका डैड था, पर अब वो भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। असिस्टेंट ली युआन को वेंशी के डैड के बारे में बताता है और कहता है कि वेंशी बहुत अपसेट और हेल्पलेस है। तो ली युआन कहता है कि वो हेल्पलेस नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है उसकी हेल्प के लिए, आइंदा से मुझे ऐसी बातें मत बताना। फिर पूछता है कि सर्जरी कब है? असिस्टेंट कहता है कि परसों। तो ली युआन कहता है कि प्रोफेसर शिन से बात करो और कहो कि उस पेशेंट का ऑपरेशन करे। डॉक्टर वेंशी से कहता है कि चाइना के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रोफेसर शिन ने तुम्हारे डैड के ऑपरेशन करने को कहा है, अब उनके ठीक होने के 90% चांस हैं। वेंशी खुश हो जाती है। डॉक्टर उसे डॉक्यूमेंट साइन करवाता है। वेंशी पूछती है कि प्रोफेसर शिन मेरे डैड के ऑपरेशन करने के लिए क्यों मान गए? डॉक्टर कहता है कि पता नहीं, शायद तुम्हारे किसी दोस्त ने सिफारिश करवाई हो। वेंशी कहती है मैंने तो किसी से नहीं कहा, शायद ये यी फेंग हो सकता है। डैड का ऑपरेशन हो रहा है और सक्सेसफुल भी हो जाता है। वेंशी डॉक्टर शिन को थैंक्स कहती है तो डॉक्टर शिन कहता है तुम्हें मुझे नहीं उसे थैंक्स कहना चाहिए, मैंने उसे कभी किसी की इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। वेंशी को यही लगता है कि वो यी फेंग है क्योंकि डॉक्टर ने ली युआन का नाम नहीं लिया। तभी वहाँ यी फेंग आता है और पूछता है कि अंकल कैसे हैं? तो वेंशी उसे हग करके थैंक्स कहती है। ली युआन भी वहीं होता है और डॉक्टर को थैंक्स कहता है तो डॉक्टर शिन कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, जाओ उस लड़की के पास जाओ, उसे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। ली युआन बड़ा खुश होकर वेंशी के पास जाता है तो दोनों को एक साथ देखकर पीछे हट जाता है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है। क्या वेंशी को सच पता चल पाएगा कि वो यी फेंग नहीं ली युआन है जिसने उसकी हेल्प की? क्या वो यी फेंग के पास फिर से वापस चली जाएगी? ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा।